हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम एक चैप्टर करने वाले हैं इन वन शॉट, रिग्रेशन एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी यूनिट में दो ही चैप्टर हैं, एक रिग्रेशन है, कोरिलेशन है। कोरिलेशन मैं करा चुकी हूँ, न्यूमेरिकल पोर्शन भी और थ्योरेटिकल पोर्शन भी। अब देखिए रिग्रेशन एनालिसिस क्या है और क्या ये बताता है। तो देखिए रिग्रेशन एनालिसिस की स्टडी की जाती है जहाँ पर भी कुछ एस्टिमेट करना हो, पूर्वानुमान लगाना हो, है ना। जहाँ पर कोई भविष्यवाणी करनी हो, पूर्वानुमान लगाना हो, वहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ किया जाता है। अब देखिए जैसे हमने कोरिलेशन में पढ़ा था कि दो वेरिएबल हैं, दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है ना, रिलेशन है, वहाँ पर कोरिलेशन निकाला जाता है। जैसे एक्स और वाई में रिलेशन है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है और एक के घटने से दूसरा घटता है, तो उसको हम कहते हैं कोरिलेशन। तो जहाँ पर दो वेरिएबल के बीच में रिग्रेशन है, वहाँ पर अगर हम एक वेरिएबल के बेस पर दूसरे वेरिएबल की का पूर्वानुमान लगाते हैं या भविष्यवाणी करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, वहाँ पर जो एनालिसिस यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन, है ना। जैसे सपोज़ आपने लॉ ऑफ डिमांड है, आपने ये देखना है कि प्राइस इतने बढ़े तो डिमांड कितनी बढ़ेगी, प्राइस इतने कम हुए तो डिमांड कितनी, या प्राइस इतने बढ़े तो डिमांड कितनी कम होगी, है ना, या प्राइस कम होंगे तो डिमांड कितनी बढ़ेगी। तो उसका आपने मेज़रमेंट देखना है, कितना, हाउ मच, उसकी पूर्वानुमान लगाना है, तो वहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ होगा। तो ये इसका मीनिंग है, डेफिनेशन पढ़ लेना। थोड़ा सा फास्ट में कराऊंगी ताकि आपका जल्दी से कवर हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है, इसमें रिग्रेशन में आपने मेन चीज़ यही ध्यान रखनी है कि ये प्रिडिक्शन के लिए, भविष्यवाणी के लिए या पूर्वानुमान के लिए यूज़ होता है ना। जैसे हम कहें कि मतलब अगर स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करेंगे तो उनके कितने मार्क्स आएंगे। तो दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, तो उसके लिए रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ होता है। आप देखिए इसका क्या यूटिलिटी है। इसकी यूटिलिटी क्या है, सबसे पहला नेचर ऑफ रिलेशनशिप, कि जो नेचर है रिलेशनशिप का वो किस तरह का है। इसमें दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को मेज़र किया जाता है, सबसे पहला यूटिलिटी ये है। सेकंड फिर एस्टिमेशन, कि जो रिलेशनशिप है उसको एस्टिमेट किया जाता है एक के बेस पर दूसरे को। एक्स दिया हुआ है, वाई निकालना है, वाई दिया हुआ है, एक्स निकालना है। तीसरा प्रेडिक्शन, कि जो भविष्यवाणी है या जो पूर्वानुमान है वो इसके बेस पर निकाला जाता है। यहाँ दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इनडिपेंडेंट, है ना। जिसके अंदर चेंज हो रहा है वो है डिपेंडेंट, जिसकी वजह से चेंज हो रहा है वो क्या है, इनडिपेंडेंट। जैसे अभी हम डिमांड की बात कर रहे थे, तो हम कहते हैं प्राइजेस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। तो यहाँ पर इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, प्राइस, और डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है, डिमांड। इसी तरीके से नेक्स्ट है यूज़फुल इन इकोनॉमिक रिसर्च। इकोनॉमिक और बिजनेस रिसर्च में इसको यूज़ किया जाता है। रिग्रेशन की हेल्प से पूर्वानुमान लगाए जाते हैं कि अगर सपोज़ जो है वो प्रोडक्शन इतना किया जाएगा या एडवर्टाइजमेंट इतनी की जाएगी तो डिमांड कितनी बढ़ेगी। तो इस तरीके से बिज़नेस में और इकोनॉमिक्स में इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन में भी आ जाता है, 2 मार्क्स में भी, किसी बड़े क्वेश्चन के साथ भी आ जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कि दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है जो बताया, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, कि डिग्री एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप, कि जो कोरिलेशन है वो तो ये बताता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है, लेकिन रिग्रेशन क्या बताता है, कितना है, उसको मेज़र करता है ना। रिग्रेशन एनालिसिस नेचर के बारे में बताता है तो कैसा है, और एक के बेस पर दूसरे की क्या करता है, भविष्यवाणी। दूसरा कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि ये बताता है कि रिग्रेशन एनालिसिस ये बताता है कि दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, तो कौन सा कोज है कौन सा इफेक्ट है, क्या किसका कारण है ना, वो ये बताता है। तीसरा इसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन, लेकिन कोरिलेशन के बेस पर नहीं कर सकते, रिग्रेशन के बेस पर कर सकते हैं, है ना। भविष्यवाणी करनी है, पूर्वानुमान लगाना है, तो वो रिग्रेशन के बेस पर कर सकते हैं। चौथा सिमेट्रिकल, कि कोरिलेशन एनालिसिस क्या बताता है कि अगर आपको आर एक्स वाई निकालना है, आर सिंबल है कोरिलेशन का, कोरिलेशन एक्स और वाई के बीच में निकालना है या कोरिलेशन वाई और एक्स के बीच में निकालना है, आंसर विल बी सेम। जैसे हम कहते हैं 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6। तो कोरिलेशन तो ये कहता है कि सिमेट्रिकल है, लेकिन रिग्रेशन ये कहता है, रिग्रेशन की जो कॉफिशिएंट है वो है bxy और byx, वो सिमेट्रिकल नहीं है। bxy byx दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, वो सिमेट्रिकल ज़रूरी नहीं है कि वो हो। एक है नॉनसेंस कोरिलेशन, कि जो कोरिलेशन है वो नॉनसेंस कोरिलेशन भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं आज बहुत तेज़ बारिश आई, इसी वजह से बच्चों के एग्ज़ाम अच्छे हुए, है ना। तो ये जो कोरिलेशन है जो बना रहे हैं रेन का और बच्चों की
जो परफॉर्मेंस है उसका वो क्या है, नॉनसेंस। लेकिन रिग्रेशन नॉनसेंस नहीं हो सकता। जहाँ पर भी दो वेरिएबल होंगे, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, और उसमें रिलेशन है और आप मेज़र कर रहे हो, उसका पूर्वानुमान लगा रहे हो, तो नॉनसेंस रिग्रेशन नहीं हो सकता, कोरिलेशन हो सकता है। ठीक है, इसको बेशक छोड़ देना, ऑरिजिन एंड स्केल, ये आपको डायग्राम के थ्रू समझाना पड़ेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। तो देयर आर 3 टाइप्स, रिग्रेशन के 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है सिंपल एंड मल्टीपल। सिंपल रिग्रेशन क्या होता है, जब दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, है ना, ओनली 2 वेरिएबल्स हैं, आप एक्स के बेस पर वाई की वैल्यू निकाल रहे हो, वाई के बेस पर एक्स के निकाल रहे हो। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, कि इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन है ऑब्वियसली। जैसे आपको पता है अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप एक्सपेंडिचर को बढ़ाओगे, तो कितनी इनकम बढ़ेगी और उसके बेस पर कितने एक्सपेंडिचर आप बढ़ाओगे, जब उसका पूर्वानुमान लगाना होता है तो उसके लिए हम जो रिग्रेशन यूज़ करते हैं वो कहलाता है सिंपल। मल्टीपल क्या होता है, जब 2 से ज़्यादा वेरिएबल हों, है ना, उनके बीच में रिलेशन भी देखा जाए और उनके बीच में हम एस्टिमेट भी लगाते हैं, तो वो कहलाता है मल्टीपल। सेकेंड है लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर क्या होता है कि जब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है और आप उसको मेज़र कर रहे हैं और एक जितना बढ़ रहा है, जितना परसेंट से बढ़ रहा है, दूसरा उतने ही परसेंट से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वेदर इट इज़ ए पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, हम कहते हैं कि प्राइजेस के बढ़ने से डिमांड कम होती है ना, तो प्राइजेस में सपोज़ 20% का राइज़ हुआ और डिमांड में 20% का जो है वो डिक्लाइन हुआ, कम हुआ। 20% से प्राइस बढ़े और डिमांड 20% से कम हुई। तो इसी तरीके से जो प्राइस है वो 20% से कम हुए तो डिमांड 20% से बढ़ी। तो मतलब जहाँ फिक्स परसेंटेज, फिक्स रेशियो में चेंज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। नॉन लीनियर क्या होता है, जब परसेंटेज डिफरेंट हो जाती है ना, जब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है प्राइस बढ़े 20% से और डिमांड जो कम हुई वो 5% से हुई या 2% से हुई, है ना। इस तरीके से जो रेगुलेशन कहलाता है वो नॉन लीनियर होता है, जो कर्वी नेचर भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है पार्शियल एंड टोटल। पार्शियल रिग्रेशन क्या होता है, जब दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड 3 है सपोज़, 2 से ज़्यादा हैं, लेकिन हम रिग्रेशन 2 का ही देख रहे हैं, या तो एक्स और वाई का देखेंगे या वाई और जेड का देखेंगे या एक्स और जेड का देखेंगे। मतलब आपके पास वेरिएबल तो 2 या 2 से ज़्यादा हैं, बट एक टाइम पर आप 2 वेरिएबल के बीच में ही रिलेशन देखोगे, दोनों का ही रिग्रेशन इक्वेशन बनाओगे, तो वो कहलाता है पार्शियल। और टोटल क्या होता है, जब 2 से ज़्यादा हैं और उनको एक साथ आप लेकर चल रहे हैं, 3 हैं 4 हैं वेरिएबल, उनको इकट्ठा आप लेकर चल रहे हैं, इकट्ठे उनकी इक्वेशन बना रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं टोटल रिग्रेशन। अब देखिए आपके सिलेबस में सिर्फ सिंपल रिग्रेशन है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल नहीं है, पार्शियल नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन जो आता है कि व्हाट डू मीन बाय रिग्रेशन। ये जो छोटे से टॉपिक हैं ये तो आते ही हैं, डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन या टाइप्स। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन बाय रिग्रेशन लाइंस एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग रिग्रेशन लाइन, या व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस, ये क्वेश्चन बनता है। अब देखो आपने रिग्रेशन लाइन में बताना है एक ऐसी लाइन जो दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है उसको बताती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, उसी को कहते हैं रिग्रेशन लाइन। तो रिग्रेशन लाइन दो वेरिएबल, 2 या 2 से ज़्यादा जो वेरिएबल हैं उनके बीच में रिलेशन को शो करती है, उस लाइन को कहते हैं रिग्रेशन लाइन, एंड दैट लाइन इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो ये 2 लाइन होती हैं, एक होती है रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक होती है वाई ऑन एक्स। आप देखिए ये जो एक्स ऑन वाई है, ये वाली, इसमें जो पहले वाला वेरिएबल है एक्स, इसको निकालना है आपने ऑन द बेसिस ऑफ वाई। वाई ऑन एक्स है तो वाई की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ पर जिसकी निकालनी है वो पहले होती है, जैसे यहाँ पर एक्स की निकालनी है, एक्स की निकालनी है, वाई की गिवन है ना, यहाँ वाई की निकालनी है, एक्स की गिवन है। तो ये ध्यान रखना है, ये 2 आपने बतानी है। उसके बाद देखो ये डायग्राम दिए हुए हैं, आप बता सकते हो डायग्राम, स्किप करना चाहो स्किप भी कर सकते हो। पहला डायग्राम ये बता रहा है कि अगर आपकी जो आर की वैल्यू है, आर मतलब कोरिलेशन, कोरिलेशन भी ध्यान रखना हमेशा +1 से लेकर -1 के बीच में रहता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता कभी भी। तो अगर आपका जो कोरिलेशन है वो 1 है, पॉजिटिव है, तो फिर आपकी जो लाइन बनेगी एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स की, वो इस तरीके से बनेगी, जैसे ये है ना, कि आपकी जो है वो लेफ़्ट से राइट, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। अगर आपका जो कोरिलेशन है वो -1 है तो आपकी जो लाइन है वो इस तरीके से बनेगी,
कि लेफ़्ट टू राइट ये भी है, बट ये है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, जहाँ पर r की वैल्यू क्या है -1, r की वैल्यू -1 है तो ये बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर r की वैल्यू आपकी 0 है, मतलब जो आपका कोरिलेशन है वो क्या है 0 है, तो फिर आपका जो x ऑन y है और y ऑन x है इस तरीके से आपस में एक दूसरे को काटेंगे, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर r की वैल्यू बहुत हाई है तो इस तरीके से बनेगा, r की वैल्यू बहुत लो है तो इस तरीके से बनेगा। तो ये आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। और ये डायग्राम ये बता रहा है जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, x और y, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला E पॉइंट है जो यहाँ पर वैल्यू कहलाती है x बार y बार, मतलब मीन ऑफ x एंड y ऑन x। ठीक है, तो ये 5 डायग्राम हैं, अगर आपको समझ में आते हैं तो आप बना सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेन है जो बता रही थी, इसमें मेथड्स पूछे जाते हैं। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग रिग्रेशन लाइन, है ना। तो रिग्रेशन लाइन के 2 मेथड हैं, एक तो है स्कैटर डायग्राम मेथड, एक है ली स्क्वायर मेथड। स्कैटर डायग्राम और तो ली स्क्वायर मेथड, आप देखिए स्कैटर डायग्राम मेथड क्या बताता है कि जहाँ पर आप शो कर रहे हो रिग्रेशन को डॉट्स की हेल्प से, जैसे कोरिलेशन में किया था, डॉट्स की हेल्प से अगर आप शो कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है, आप ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस पर इसको जस्ट ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन विद द फ्री हैंड कर, है ना, जैसे कोरिलेशन में भी था, तो उसको हम क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन या स्कैटर डायग्राम। ठीक है, और सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट है ये वाला मेथड ली स्क्वायर मेथड। ये क्या बताता है कि मतलब जो जैसे पहले था कि रिग्रेशन लाइन आपको बनानी है, और रिग्रेशन लाइन 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन को बताती है, और इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x ऑन द बेसिस ऑफ y, x के बेसिस पर y निकाल सकते हैं, y के बेसिस पर x निकाल सकते हैं। तो ये देखिए कि किस तरीके से रिग्रेशन इक्वेशन बनेंगी। पहली रिग्रेशन इक्वेशन जो बनानी है y ऑन x, उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, y निकालना है। y ऑन x का मतलब क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, x इज़ गिवन। तो ऑब्वियसली जो निकालना है वो आपका कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर। y इज इक्वल टू, यू हैव टू कैलकुलेट y a प्लस बी एक्स, x की वैल्यू गिवन होगी, तो a और b की भी अगर आपको पता चल जाए तो आप y की निकाल सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी यही बनेगी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, इसी तरीके से अब आपकी एक इक्वेशन, यहाँ a और b आपने बताने हैं कांस्टेंट है, इसी तरीके से आपकी एक इक्वेशन ये बनेगी, ये आपको लर्न करनी है, ये y माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब इसको समझिए, r तो क्या है कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ऊपर क्यों आया, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है y ऑन x। अगर y ऑन x है तो y ऊपर आएगा, x नीचे आएगा। अगर x ऑन y होगी तो x ऊपर आएगा और y नीचे आएगा। ठीक है, ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार, ये इक्वेशन आपने लर्न करनी है। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बी वाई एक्स का। बी वाई एक्स पे ऐसे लिखा हुआ है, एक्स ऑन वाई है तो ये क्या हो गया, बी कॉफिशेंट है, वाई एक्स मतलब वाई ऑन एक्स। ठीक है, बाकी इक्वेशन यही है। तो एक ये लर्न करनी है, एक आपको ये लर्न करनी है कि एक आपको ये लर्न करनी है सेकेंड इक्वेशन, ये वाली, ये भी ऐसे है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, फिर x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, और ये आपकी रिग्रेशन कॉफिशेंट है, ये ऊपर से ही देखो सेम है, बी एक्स वाई इज इक्वल टू, ये देखो बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और एक ये ऊपर फॉर्मूले में भी यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो इसके साथ देखो दो तो आपके ये हो गए। उसके बाद देखो इसके आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ रिग्रेशन कॉफिशेंट की, जो भी आपने पढ़ा बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ये भी कई बार आ जाता है, इसको सुन लीजिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बताती है कि ये वाली, कि जो कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन है वो कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन कॉफिशेंट का मीन है। तो वी कैन से जो रिग्रेशन कॉफिशेंट है जैसे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर दें और उसका रूट कर दें तो वो आपका r आ जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बताती है r इज इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई बी वाई एक्स रूट। ठीक है,
सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बताती है कि बोथ द रिग्रेशन कॉफिशिएंट मस्ट हैव द सेम एल्जेब्रिक साइन, सेम होने चाहिए। मतलब जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट हैं उनका जैसे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स है तो दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल हैव सेम साइन। सिमिलरली जैसे रिग्रेशन कॉफिशिएंट का है साइन, वैसा ही आपका किसका होना चाहिए, वैसा ही आपका कोरिलेशन का भी होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से बोथ द रिग्रेशन कॉफिशिएंट, दोनों जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे आर की वैल्यू है ना, एक से ज़्यादा नहीं होगी, या तो +1 होगा या -1 होगा। ऐसे जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट हैं बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, उनकी वैल्यू भी एक से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली अर्थमेटिक मीन, अगर आप दोनों कॉफिशिएंट जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो आर की वैल्यू से या तो ज़्यादा होगा या उसके इक्विवेलेंट होगा, कम नहीं होगा आर की वैल्यू से, ठीक है। इसको बेशक से छोड़ देना 6th वन को। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपने करना है रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनानी है। तो देखो सबसे पहला आया ही था ये कि आपका ये फार्मूला आया था y = a + bx, वही आपने लेना है। अब देखो यहाँ पे जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a क्या है, y इंटरसेप्ट, b क्या है, स्लोप, ठीक है। जस्ट यू हैव टू लर्न। उसके बाद देखो ये इक्वेशन है सिग्मा y = na + b सिग्मा x। तो देखो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में y था तो उसमें आपने क्या कर दिया, सिग्मा लगा दिया। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, समीशन y, है ना, समीशन y। ये देखो यहाँ पे क्या किया हमने, समीशन y लगा दिया इस इक्वेशन से, और a को n से मल्टीप्लाई कर दिया, na, और यहाँ पे समीशन लगा दिया। ये था bx, अब यहाँ हो गया b सिग्मा x, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट बन गई। जैसे यहाँ था y, ये y था, इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया समीशन x y। इसको भी x से मल्टीप्लाई किया, इसको a समीशन x, ये बन गया। फिर इसको bx को हमने क्या किया, b सिग्मा x² हो गया, x से किया मल्टीप्लाई। तो ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। इन दो इक्वेशन की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आपके पास y के बेस पर x की और x के बेस पर y की वैल्यू आ जाएगी। और ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ये दो इक्वेशन सफिशेंट है, इसको बेशक से आप छोड़ देना थ्योरी के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आ जाओ, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 y। तो यहाँ पर देखो सेम वही इक्वेशन है x1 y की, ये वाली, x = a + by। उसके बाद देखो इसमें भी वही किया, पहले समीशन लगाया, समीशन x, इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में समीशन लगा दिया, तो ये बन गई समीशन x = na, a के साथ समीशन नहीं लगेगा, n लगेगा, + b समीशन y। सिमिलरली यहाँ पर में हमने इस इक्वेशन में y से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाली इक्वेशन थी ना, ये इस इक्वेशन में y से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई समीशन x y। ये x था, y से मल्टीप्लाई कर दिया, n a था, n हट गया तो उसकी जगह आ गया a समीशन y, b समीशन y था तो b समीशन y² हो गया। तो यहाँ पर भी ये दो इक्वेशन करनी है, इसको बेशक से छोड़ देना। ये दो इक्वेशन बता दोगे सफिशेंट है थ्योरी के लिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा है, अगर रिग्रेशन इक्वेशन आपको बनानी है विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट, तो ये आपकी दो इक्वेशन आपने लर्न करनी है। एक तो ये वाली y - y bar = byx x - x bar, ठीक है। ये आपका रिग्रेशन कॉफिशिएंट है byx। एक ये इक्वेशन लर्न करनी है। फिर byx कैसे निकालना है उसका एक फार्मूला लर्न करना है। फार्मूला आप वो पिछला भी ले सकते हैं, r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y / स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, वो भी ले सकते हैं, या ये बोला जो लर्न करना हो। एक फार्मूला आपको bxy और byx का लर्न करना है, ठीक है। और ऐसे ही एक सेकेंड इक्वेशन लर्न कर लेना अगले के लिए, ये था x1 y, ऐसे y on x का भी होगा, ये x1 y का। तो ये आपको एक जो है ये वाला, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन लर्न करनी है। और bxy और byx की ये जो वैल्यू है, कोई सा एक फार्मूला बता देना, चाहे ये वाला बता दो या r वाला बता दो, तो ये सफिशेंट है। ये दो सफिशेंट है, इतना कर लोगे रिग्रेशन इक्वेशन के लिए, तो ये सफिशेंट है। उसके बाद देखो ये आता है कि अगर आपको टू ऑब्टेन द मीन वैल्यू एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन, अगर रिग्रेशन इक्वेशन से
आपको कोरिलेशन निकालना है या मीन वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है, तो ये न्यूमेरिकल में आ जाता है 2 मार्क्स में। तो देखो फर्स्ट वन इसने कहा है टू फाइंड द मीन वैल्यू फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन। अगर आपको निकालना है तो ये देखो ये डायग्राम बना हुआ है, ये भी पहले भी आया था, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होगी, एक लाइन है x ऑन y की, एक है y ऑन x की, जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रही है उस वैल्यू को हम कहते हैं x बार y बार, जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है। तो फर्स्ट तो ये है रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से आप इस तरीके से मीन वैल्यू निकाल सकते हो। सेकेंड, टू फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये पहले भी आया था, ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए भी और न्यूमेरिकल के लिए भी, कि ये r अगर आपको निकालना है तो r का फॉर्मूला क्या है, दोनों जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई कर दो, रूट कर दो, bxy मल्टीप्लाइड बाय by(x) रूट, तो ये आपका r आ जाएगा। बट ये ध्यान रखना है r की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, +1 या -1, ठीक है। उसके बाद देखो एक छोटा सा टॉपिक ये है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। अब देखो जो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं रिग्रेशन में, हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट लगा रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बट एस्टिमेट में भी रॉन्ग, बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, है ना, ज़रूरी नहीं है जो हम सोचते हैं वही हो। तो जब उसके अंदर कुछ गलती की संभावना कितनी है, हम ये देखते हैं कि 4% चांसेस हैं, 5% चांसेस हैं कि इसमें कुछ एरर मिल जाए, तो इस एरर को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। तब ये दोनों में ही जैसे x ऑन y निकालना है, y ऑन x निकालना है, दोनों में हो सकते हैं, तो सिर्फ एक फॉर्मूला आपको करना है ये वाला, है ना, थ्योरी के लिए, कि स्टैंडर्ड एरर अगर इसका निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये सिग्मा y माइनस YC का स्क्वायर बाय n। अब यहाँ पे ये जो y है ये क्या है, y तो है आपकी एक्चुअल वैल्यूज़, YC क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यूज़। एस्टिमेटेड मतलब जो आपने एस्टिमेट किया, जब एक्चुअल रिज़ल्ट आ जाता है, जैसे आप सोचते हैं आपके तो 90% मार्क्स आने चाहिए, रिज़ल्ट आया तो कितने आए, 85 आए, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 5% का। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि आपका y क्या है, एक्चुअल वैल्यूज़, YC क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यूज़। तो दोनों का डिफरेंस निकाल कर डिवाइडेड बाय n है नंबर ऑफ़ आइटम्स, ठीक है, और रूट आप करेंगे स्क्वायर करके, तो ये आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर। yx का मतलब y ऑन x। सेकेंड, अगर आपको x ऑन y निकालना है तो x ऑन y के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाला करना है आपने, ये वाला बस एक कर लोगे सफिशेंट है, सिग्मा x माइनस XC का होल स्क्वायर बाय n। यहाँ पर भी जो आपका XC है ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, जो x है वो क्या है, एक्चुअल वैल्यूज़, ठीक है। ये दो फार्मूले आपके सफिशेंट है स्टैंडर्ड एरर के लिए, थ्योरी आती है उसके लिए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। और जैसे बताया कि थ्योरी अगर आपने करनी है तो आई थिंक इसको अगर आप सुन लोगे और नोट्स बना लोगे और फिर इसको करोगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम।